हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो हम इसमें भूकंप का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम भूकंप विज्ञान का अध्ययन करेंगे और जो भूकंप के दौरान जो लहरें उत्पन्न होती है उन्हें 3 भागों में बांटा हुआ है। इनका अध्ययन करेंगे आज हम। जो भूकंप विज्ञान है इसे सीस्मोलॉजी कहते हैं और भूकंप का मापन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। जब भूकंप आता है तो जो सीस्मोग्राफ यंत्र है इसके द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है कि जो रिएक्टर स्केल है उसमें कितना भूकंप है, कितना तीव्र भूकंप है। तो भारत में जो सीस्मोग्राफ यंत्र है यह पूना, मुंबई, देहरादून, दिल्ली और कोलकाता में लगा रखे हैं ये, जिससे भूकंप का लेखन किया जाता है कि भूकंप की तीव्रता क्या है। और भूकंप की भविष्यवाणी तो नहीं हो सकती, लेकिन जब भूकंप आता है तो उसका अंकन किया जाता है कि भूकंप की गति क्या रही है। उसके अलावा आपको जैसे बताया था मैंने, जहाँ पृथ्वी के भूगर्भ में जो भूकंप आता है उसे भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, और जहाँ धरातल पर सबसे पहले भूकंप को अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। तो भूकंप की जो लहरें हैं उनको इनकी गति के आधार पर और जो भूकंप आता है ये कब प्रकट होती है उसके आधार पर ने 3 भागों में बांट रखा है। पहले है प्राथमिक अथवा प्रधान लहरें, फिर आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहरें, तीसरी लहरें हैं धरातलीय लहरें। अब ये जो लहरें आती है पृथ्वी के भूगर्भ में, इनमें चट्टानों का भी मुख्य रोल होता है। अगर सघन चट्टान होती है जिन चट्टानों का घनत्व अधिक होता है वहाँ पर इनकी गति बढ़ जाती है, और जहाँ चट्टान सघन नहीं होती है वहाँ इनकी गति कम हो जाती है, और ये जो लहरें हैं ये उस स्थान से विक्षेपित या मुड़ भी जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो लहरें हैं वह है प्राथमिक अथवा प्रधान लहरें। प्राथमिक अथवा प्रधान लहरें। तो जब भूकंप आता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले ये प्राथमिक लहर है, ये सबसे पहले उत्पन्न होती है। तो इसे प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, प्राथमिक लहर, और इसे अंग्रेजी के पी अक्षर के द्वारा व्यक्त करते हैं या संबोधित करते हैं। और इसके अन्य नाम है अनुदैर्ध्य लहर या दबाव वाली लहरें, क्योंकि यह दबाव डालती है पृथ्वी पर, इसलिए इन्हें दबाव वाले लहरें भी कहते हैं। और ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। उसके बाद ये सबसे अधिक तीव्र होती है। इनकी जो गति होती है वो सबसे अधिक तीव्र होती है। इनकी जो औसत गति है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। औसत गति है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके अलावा इनकी जो गति है, जो भूकंपीय लहरें हैं, इनकी जो पी लहर है इसकी जो गति चट्टान की सघनता पे भी निर्भर करती है कि चट्टान का जो घनत्व है वो कितना है। अगर चट्टान का घनत्व अधिक है तो इसकी गति बढ़ जाती है। अगर चट्टान का घनत्व अधिक नहीं है या कुछ जलीय भाग बीच में आ गया या गैसीय भाग आ जाता है तो इसकी गति कम हो जाती है पी लहर की। तो जब इसकी कम हो जाती है तो इसकी जो गति है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होती है। पी लहर की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और 8 किलोमीटर इसकी औसत गति है। उसके बाद है ये जो पी लहरें हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाएं जो पृथ्वी के नीचे हैं तीनों से ही गुजर जाती है। ऐसा नहीं है कि द्रव है तो वहाँ ये रुक जाती है, ऐसा नहीं होता है।
ये तीनों ही अवस्थाओं में से गुजर जाती है और ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले पी लहरें उत्पन्न होती है और ये धरातल पे पहुंचती है। तो ये पी लहरें थी। उसके बाद है आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहरें। देखो, इन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं और इन्हें अंग्रेजी के एस अक्षर है उसके द्वारा संबोधित किया जाता है। उसके अलावा इसके जो अन्य नाम हैं वो द्वितीयक अथवा गौण लहरें और विध्वंसक लहरें भी इन्हें कहते हैं। और ये प्रकाश तरंग के समान होती है। जैसे पी लहरें हैं ये ध्वनि तरंग के समान थी, जो एस लहरें हैं ये प्रकाश तरंग के समान होती है और ये द्रव से होकर नहीं गुजर पाती। पी लहर तो क्या है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तीनों अवस्थाओं से गुजर जाती है। मगर जो एस लहरें हैं, जो सेकेंडरी वेव्स है, वो द्रव अवस्था से नहीं गुजर सकती है और इनकी जो गति है पी लहरों से कम होती है और ये पी लहर के बाद ही प्रकट होती है। सबसे पहले पी लहर प्रकट होती है, उसके बाद एस लहर और उसके बाद एल लहर। यह क्रम है इनका प्रकट होने का। तो फिर है तीसरी जो वेव्स है, ये है धरातलीय लहरें। इन्हें सरफेस वेव भी कहते हैं। अब ये जो लहरें हैं, देखो, इन्हें अंग्रेजी के एल अक्षर से संबोधित करते हैं और पी और एस लहर के बाद इनकी उत्पत्ति होती है एल लहर की। ये सर्वाधिक दूरी तय करती है। ये जो लहरें होती है ये खासकर जो धरातल के, जैसे इनका भ्रमण पथ है धरातलीय भाग ही होता है, धरातल के ऊपर ही ये गमन करती है और इनका जो क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक बड़ा होता है, इसलिए सर्वाधिक दूरी तय करती है और सर्वाधिक विनाशकारी लहरें होती है और सबसे अधिक जो हानि पहुंचती है मानव समुदाय को, पृथ्वी के ऊपर, वो इन्हीं लहरों के द्वारा पहुंचती है। क्योंकि जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं इन्हीं लहरों के प्रभाव के कारण ही वो गिर जाती है। और जो एल लहर है ये जल और थल दोनों को प्रभावित करती है, यानी थल पे तो भूकंप आएगा और जल में सुनामी आएगी और दोनों ही घातक है मानव जाति के लिए। और ये लहर की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इस तरीके से ये 3 लहरें हैं जो उत्पन्न होती है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा देखो, वैज्ञानिकों ने पी, एल और एस के समान ही कुछ और लहरों को पहचाना था, जैसे पीजी, एसजी, उसके बाद ये पी स्टार और एस स्टार, ये अन्य भी लहरें हैं, इनकी भी पहचान की गई थी। अब ये जो लहरें हैं इनका जो विभाजन है इनकी गति के कारण किया जाता है। जैसे पहले बताया है अभी आपको, अगर चट्टान सघन होती है तो गति इनकी तीव्र होती है। अगर गैसीय भाग या द्रव्य भाग या कम सघन चट्टान अगर बीच में आती है तो ये लहरें होती हैं ये मुड़ जाती है। तो ये लहरें हो गई इनकी। उसके बाद अंतिम टॉपिक लेते हैं हम, भूकंप का प्रभाव। कि भूकंप का जो प्रभाव है वो क्या रहता है। अब देखो, भूकंप का जो प्रभाव है वो विनाशकारी और लाभकारी दोनों ही तरह का होता है। हालांकि जो विनाशकारी प्रभाव है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक ही झटके में शहर, चाहे कितना ही बड़ा शहर हो, चाहे कितना ही पुराना शहर हो, वो पूरा ही एक खंडर में बदल जाता है। शहर नष्ट हो जाता है, मानव जाति को भी बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। बहुत अधिक
मतलब जान और माल की बहुत अधिक हानि होती है भूकंप के नाम से ही। भूकंप के नाम से ही लोग खौफ में आ जाते हैं। इसमें देखो विनाशकारी प्रभाव, पहले भूकंप का विनाशकारी प्रभाव लेते हैं। विनाशकारी प्रभाव में पहला जो बिंदु है उसमें है रचनात्मक वस्तुओं की क्षति। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले है भूकंप का प्रभाव। देखो भूकंप के दो प्रभाव होते हैं, एक विनाशात्मक, दूसरा होता है लाभकारी प्रभाव। तो पहले विनाशात्मक कर रहे हैं हम। इसमें पहला बिंदु है ये रचनात्मक वस्तुओं की क्षति। रचनात्मक वस्तुओं की क्षति। अब रचनात्मक वस्तुओं की क्षति में जैसे मानव है वो अपनी सुविधा के लिए पुल बनाता है, इमारत बनाता है और सड़क बनाता है। तो भूकंप के दौरान ये सभी जो चीज़ें हैं ये नष्ट हो जाती है वस्तुएं, और बहुत अधिक मानव को हानि भी उठानी पड़ती है, क्योंकि निर्माण करना तो मुश्किल होता है और कोई चीज़ होती है उसको नष्ट कर देना बहुत आसान होता है। जो शहर भूकंप के दौरान नष्ट हो जाते हैं उनका निर्माण करना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। इसमें कई ऐसे भूकंप के उदाहरण दे रखे हैं जिसके कारण शहर और मानव को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है नगरों का नष्ट होना। जैसे भूकंप आता है तो नगर भी नष्ट हो जाते हैं, जो कल कारखाने हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, नर नारी बाल बच्चे इन सभी मौत का शिकार हो जाते हैं। उदाहरण इसमें कोलकाता का दे रखा है। जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था 1937 में कोलकाता महानगर में एक भयंकर भूकंप आया था, जो कि भारतीय इतिहास का सबसे विनाशकारी भूकंप उसे माना जाता है। लगभग 3 लाख व्यक्ति इसमें मारे गए थे कोलकाता के भूकंप में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दरार का निर्माण। भूकंप के कारण क्या होता है, कुछ दरारें उत्पन्न हो जाती है पृथ्वी पे, और धरती जो पृथ्वी है इसका कुछ भाग फट जाता है, तो इससे झील और दलदली भागों का निर्माण होता है। झील का भी निर्माण हो जाता है और कुछ दलदली भाग है उनका भी निर्माण हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट बिंदु है भूस्खलन। अब भूस्खलन का मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ अगर भूकंप के झटके आते हैं तो जो पर्वतीय क्षेत्र वहाँ की जो चट्टानें हैं वो गिरने लगती है। गिरने के कारण वो जो रोड है, सड़क है, उस पर आ जाती है, और उसके अलावा जो मकान वगैरह वहाँ बने होते हैं उनको क्षति पहुँचती है भूस्खलन से। और उसके बाद अगर भूकंप है, जैसे बर्फीले क्षेत्र में आ रहा है जहाँ बर्फ़ अधिक होती है, तो वहाँ पर जो हिमशैल है वो भी खिसकने लगते हैं, और हिमशैल खिसकने के कारण भी जान और माल की हानि होती है। उसके अलावा कुछ जो हिम क्षेत्र है वो समुद्रों के पास में होते हैं, तो समुद्रों के पास में होने के कारण तो जो हिमशैल है समुद्र में आ जाते हैं, जिससे जो जलयान होते हैं
उनको हानि पहुंच सकती है। जब हिमशैल से जलयान टकरा जाते हैं तो इससे दुर्घटना की संभावना रहती है। जैसे आपने सुना और पढ़ा होगा, जो टाइटैनिक जो जलयान था वो एक शिलाखंड से बर्फ की शिला से टकराने के कारण वो नष्ट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाढ़ का प्रकोप। जैसे भूकंप आता है तो नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती है, या फिर कुछ चट्टानें हैं जो नदियों के मार्ग में आ जाती है और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो नदियों का जो जल है वो अपना मार्ग बदल लेता है, और जो आवासीय क्षेत्र है जहाँ मानव निवास करता है उन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और इसके अलावा कुछ मानव बांध भी बनाता है, वो बांध भी टूट जाते हैं जिससे मानव बस्तियों में जल भर जाता है। उसके बाद अगला बिंदु है सुनामी का आविर्भाव। सुनामी, अब जैसे भूकंप के कारण सुनामी भी आती है। अगर जैसे जलीय भाग में भूकंप आ रहा है तो जलीय भाग में भूकंप का अर्थ है कि सुनामी आना। और जो सुनामी है ये बहुत अधिक भयंकर तबाही मचाती है, बहुत ऊंची लहरें उठती है जिससे जो तटवर्ती क्षेत्र है उनको भारी क्षति पहुंचती है। तो इसमें जो सुनामी आई थी सन 2004 में सुमात्रा में, इसका उदाहरण दे रखा है। 26 दिसंबर 2004 को जो सुमात्रा है इंडोनेशिया के पास में, जब पास में क्या ये इंडोनेशिया का ही क्षेत्र है सुमात्रा, वहाँ पर बहुत 2004 में बहुत अधिक भयंकर सुनामी आई थी जिससे भारत देश भी प्रभावित हुआ था। तो भारत में भी इस दौरान जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है, वहाँ बहुत अधिक नुकसान हुआ था भारत का, अरबों में नुकसान हुआ था। कम से कम इस सुनामी के कारण जो हिंद महासागर के 12 देश है वहाँ का तटवर्ती क्षेत्र है वो बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। बहुत सारे घर उजड़ गए थे, लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और अरबों का नुकसान हुआ था इस सुनामी के दौरान। ये थे भूकंप के ये विनाशकारी प्रभाव। अब लाभकारी प्रभाव भी जानते हैं। हालांकि जो लाभकारी प्रभाव है वो कुछ एक है, गौण से ही है। भूकंप का जो वास्तविक रूप है वो बहुत अधिक भयंकर है और उसी रूप में हम भूकंप को देखते हैं, लाभकारी रूप में कम ही देखते हैं। देखो लाभकारी रूप में इसमें है जो भूकंप के आवेग से स्थल भाग में दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ने से जो गर्त होता है वो जल है वो एकत्रित हो जाता है, उसके कारण झीलों का निर्माण हो जाता है। तो लाभकारी प्रभाव में जैसे दरारें पड़ने से ये झील आदि का निर्माण हो जाता है, और इसमें उदाहरण दिया है मिसिसिपी, जो अमेरिका में झील है ये मिसिसिपी, वहाँ पर भूकंप आया था तो वहाँ पर इस तरह की कुछ झीलें बन गई थी और वो अभी तक वर्तमान में भी झीलें वहाँ है। उसके बाद इसमें सेकेंड पॉइंट है लाभकारी प्रभाव में, भूकंप के कारण नवीन स्थलखंड का निर्माण हो जाता है। जैसे भूकंप आया तो भूकंप आने से कुछ स्थलखंड नीचे हो जाता है तो कुछ स्थलखंड ऊपर भी हो जाता है। ऊपर होने के कारण एक नवीन स्थल का निर्माण होता है। जब 2001 में जो भुज का भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में, तो कच्छ के रंग में एक उभार उत्पन्न हो गया था, तो उसे अलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। जो लोग वहाँ थे वो उस भूकंप के कारण बच गए थे क्योंकि स्थलीय क्षेत्र ऊपर उठ गया था।
तो उन लोगों ने ये माना कि ये अल्लाह की हमारे पे अल्लाह ने हमारा ध्यान रखा है, उनका हम पे कृपा हुई है। तो इसलिए जो स्थलीय खंड कच्छ में उत्पन्न हुआ था उसका नाम अल्लाह बांध रखा गया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें कि भूकंप के प्रभाव से चट्टानों में टूट फूट और भूस्खलन होने लगता है। इस क्रिया से चट्टानें कमज़ोर हो जाती है। जब भूस्खलन होता है भूकंप के कारण चट्टानें कमज़ोर होती है। जब चट्टानें कमज़ोर होती है तो अपरदन की जो क्रिया है वो अधिक होती है। अब जैसे मिट्टी का निर्माण चट्टानों के द्वारा होता है, जब चट्टानें कमज़ोर होएगी तो मिट्टी का निर्माण फिर शीघ्रता से होने लगता है। तो इस कारण से कृषि के लिए एक नवीन मृदा का निर्माण होने लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें लाभकारी प्रभाव है कि जो भूकंप के कारण जो पृथ्वी में खनिज दबे हुए होते हैं वो भी ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, तो वो भी एक फ़ायदा होता है। एक अगला कारण ये भी बताया जाता है भूकंप के फायदों में, जैसे गर्म जल के स्रोत हैं वो भी कई बार फूट पड़ते हैं। अब जो गर्म जल के स्रोत है उससे चर्म रोग वगैरह हैं वो ठीक हो जाते हैं, उसमें लाभ मिलता है। और इसमें अगला बिंदु बताया है कि भूकंप के धक्के के कारण ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के साथ लावा भी निकलता है और उस लावे के कारण ये काली मृदा का निर्माण होता है। और जो काली मृदा है वो कपास की कृषि के लिए लाभकारी है, तो इसे भी लाभकारी कारण माना जाता है भूकंप के द्वारा। तो ये थे भूकंप के लाभकारी और ये विनाशकारी प्रभाव भूकंप के। तो ये जो भूकंप है टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।